हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू फिजिक्स चैनल। मैं मोहम्मद रेहान। इस चैनल पर एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ठीक है, मैंने अपनी पिछली क्लास में गुलाम के नियम को पढ़ाया था। ठीक है, और उसके जो नोट्स हैं मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप ठीक है उनको ले सकते हैं। और मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको डेली इस चैनल पर क्लासेस मिलेंगी, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें क्लास को, और जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए इस टॉपिक को समझते हैं। किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लग सकता है या वैद्युत बल का अनुभव कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या? किसी आवेश के चारों ओर, मैं आपको और एक इजी वे में बताता हूँ। मान लीजिए कोई आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम विद्युत का अनुभव कर सके, वह क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ओके स्टैंड, ये वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत वल रेखाएं क्या होती हैं, इनको पढ़ेंगे हम। देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत वल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है। क्या होती है? काल्पनिक। ये पहली बात तो आप ये याद रखें कि ये काल्पनिक होती है। ठीक है, जिस पर एकांक व पृथक्कृत धनावेश गमन कर सकता है। दूसरी पॉइंट इसके अंदर ये है, ये वक्र होती है, वक्र बनाती हुई चलती है। तो दूसरा पॉइंट ये, इस पर एकांक धन आवेश क्या होता है? इस पर गमन करता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी विशेषताएं, देखिए इनमें से कुछ यहाँ पे मैंने जो मुख्य विशेषताएं वो ले ली हैं। क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया ये धन आवेश है ये, और इससे क्या हो रही है, देखो ये बाहर निकल रही है। ठीक, ये बाहर को निकल रही है यहाँ से ये, और ऋण आवेश पर क्या होती है? ये समाप्त होती हैं। ये मैंने यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू दर्शा दिया आपको ये। तो ये पहली विशेषता आप याद रखें, धन आवेश से बाहर निकलेंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या करती है? ये प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इसको आप नोट डाउन। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, जब आप मेरी क्लास लिया करें तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। जो चीज़ मैं आपसे नोट डाउन करूँ, कहाँ करूँ, उसको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलें, इससे आपको भी आसानी होगी एग्जाम की तैयारी करने में। तो क्या? वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसका? देखिए, तीसरा पॉइंट ये है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा क्या दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या क्या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब देखिए क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि इसके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो याद रखें, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है क्यों नहीं काटती हैं। अगर वो ऐसा करती है या प्रतिच्छेद करने आ जाएगा, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो वो इसलिए नहीं करती हैं, अगर उन्होंने प्रतिच्छेद किया तो दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर संभव नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में डोरी के समान लचकदार होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में डोरी के समान लचकदार होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस कारण विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है,
इनके मतलब डोरी के समान लचीदार होने की प्रकृति पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। विपरीत आवेश जैसे कि मान लीजिए एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो वहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। आप ये भी याद रखें, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या लगता है। आकर्षण बल वहाँ पर होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरी तरफ नेगेटिव हो, यानी दो ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव है, तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा। और दोनों पर सेम चार्ज है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट के चलते हैं। क्या लास्ट पॉइंट है इसका, देखिए क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंब दिशा में दूर हटती है। लंब दिशा में क्या करती हैं, ये दूर हटती है, जिस कारण समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उन पर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसपे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परिभाषा पूछी गई है एग्जाम में। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की माप है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा उस पर लगने वाले वैद्युत बल की माप है। क्या, देखते, वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य कहते हैं। इन्होंने ये कहा है, देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में रखें, वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश रखा Q0 और उस पर बल F लग रहा है। ठीक है, तो बल और जो परीक्षण आवेश है इन दोनों के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी F और Q0 का जो अनुपात होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछ लिया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। सदिश और अदिश आप जानते हैं, सदिश मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा का भी मालूम हो हमें। ठीक है, और अदिश राशियां वो होती है जिसमें हमें परिमाण तो मालूम होता हमें, लेकिन दिशा का मालूम नहीं होता। ठीक है, उनको अदिश बोला जाता है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों मालूम हो तो वो कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। और ठीक है, दूसरी बात ये है, इन पर वेक्टर जो लग रहा है ना, देखो यहाँ पर Q पर वेक्टर नहीं लगा है, F पर भी वेक्टर लग रहा है, E पर भी वेक्टर लग रहा है, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें, वेक्टर उन राशियों पर लगाया जाएगा जो सदिश होंगे। ठीक है, इसे E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी तो मैंने आपको बताई दी। देखिए यहाँ से परिभाषा बन जाएगी, वैद्युत बल, देखिए ये वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी देखिए आप फॉर्मूला देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं हम किससे भाई, ई से, E0 से। ठीक है, और बल क्या हो जाएगा, देखिए बल हो जाएगा यहाँ पर, बल हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई यहाँ पर E0 और बल क्या हो गया F और आवेश क्या हो गया Q0। ठीक है, E बराबर F अपॉन में Q0, ये तो बताया था मैंने आपको। देखिए अभी, यानी बल और आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके मात्रक की अगर बात की जाए, ठीक है, इनसे मात्रक निकल जाएगा। बल की अगर मात्रक की बात करें तो वो न्यूटन होता है प्रति, और आवेश के मात्रक की बात करें तो कूलाम होता है। तो ये मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैसे ही अब देखिए हम इसकी विमा निकालेंगे। इसके लिए मैं देखिए आपको एक अलग क्लास बनाकर दे दूंगा, मैं आपको लिखकर, ठीक है, लिखी हुई क्लास में आपको दे दूंगा और आपको बहुत आसानी से विमा निकालना सीख जाएंगे। मात्र 5 सेकंड में कोई भी विमा आप निकाल सकते हैं पूरी बुक के। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ ये नोट डाउन करा दूंगा, अलग क्लास दे दूंगा इसकी। आप फिलहाल में आप यहाँ पे देखिए इसको समझ लें। इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है भाई, यहाँ पे देखो समझा देता हूँ फिर मैं। बल की विमा हो गई ml (10⁻²) और आवेश की विमा हो गई AT। इसको सॉल्व कर लेंगे, m ऐसी रहेगा, l ऐसी T⁻+की ऊपर जाएगा माइनस की होगी, तो ये 3 हो गई, A⁻+की ऊपर जाएगा माइनस की होगी, तो ये आ जाएगी विमा इसकी ml (T⁻3) A⁻−1। ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। ठीक है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कई बातें देखिए इसमें, बहुत सारी बातें नोट करने की है आपको। क्या, यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और इसकी विमा ml (T⁻3) और A⁻−1 होता है। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं आप। धन परीक्षण, वो वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, देखिए यहाँ पर वैद्युत बल
बल और आवेश के अनुपात, धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी आपको, ठीक है। मैं जितनी भी डेफिनेशन है आपको फॉर्मूला याद कराऊंगा, उससे क्या होगा, आपके फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, किसी आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल, आवेशित कण पर बल क्या होगा, ई वेक्टर बराबर, देखिए फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपन में क्यू नॉट, अभी तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो यहाँ था अगर बल का बल निकालेंगे तो एफ वाला हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट और ई, या ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा। तो क्या, धन आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। वैसे याद रखेंगे, देखो धन आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा और धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में बल लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें, आगे आपको काम में आएगा, ठीक है। देखिए डेरिवेशन है, वैसे तो मैं सारी डेरिवेशन आपको कॉपी पर नोट डाउन मतलब लिख कर समझाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल में ये छोटी डेरिवेशन है, इसको आप ऐसे ही समझ लें इसमें पीडीएफ के द्वारा ही। बाकी डेरिवेशन जो है मैं आपको उसको लिखकर उसका चित्र डायग्राम समझाकर तब कराऊंगा। और ये जो मेरी पीडीएफ, ये मैं जो आपको करा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ से जितने भी नोट्स हैं फिजिक्स के वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए कोई ओ जो है यहाँ पर, ये ओ क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है यहाँ पर, ये ओ, ठीक है, और इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है यहाँ पर, और ओ से आर दूरी पर जो है एक बिंदु हमने पी मान लिया, ये बिंदु पी माना है, जहाँ पर धन परीक्षण आवेश कितना है, धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, और इस पर बल कितना लग रहा है, वो एफ लग रहा है, ठीक है। चित्र को आई होप कि आपके समझ में चित्र आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको एक बार और समझा दूँ। देखो यहाँ पर अलग से मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ओ है और यहाँ पर कोई आवेश क्यू रखा गया, और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर हम पी, और यहाँ पर धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, और इस पर जो बल लग रहा है वो एफ लग रहा है, ठीक है। ये डायग्राम है, इसको आप इस तरीके से समझ लें, ठीक है। डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। डेरिवेशन को समझने से पहले मैंने आपको बताया हुआ था, जब मेरी इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी उसमें आपको बहुत अच्छे से डायग्राम को समझना होगा। उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको न्यूमेरिकल करने के लिए या डेरिवेशन को समझने के लिए देखिए कुछ स्टेप है, वो मैं आपको बता दूंगा। डेरिवेशन को अगर समझना है तो आपको डायग्राम को अच्छे से समझना होगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। देखिए जो आपने डायग्राम बनाया, मैंने क्या बताया, माना ओ बिंदु पर, आप जैसे इसमें ये माना के परावर्तनांक वाले किसी माध्यम में बिंदुओं पर क्यू आवेश रखा है, ठीक है, जिससे आर दूरी पर स्थित, स्मॉल आर बनाना है, कैपिटल आर गलत बननी है पर स्मॉल आर बना लेना, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यह ऐसे बोल सकते हैं, माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक के है, और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए, ठीक है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। जिसके लिए बिंदु पी पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखा मानते हैं, तब दोनों आवेश क्यू व क्यू नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित होगा। कूलम के नियम के अनुसार देखिए बल क्या होगा, ये होगा, ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। Q और देखो इस पर Q पर और Q नॉट पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया, देखिए इसको इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पर 1 मान लिया, तो हो जाएगा तब Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F अपॉन में Q नॉट, F की जगह F का मान रख देंगे समीकरण 1 से, F का मान जो है, जो F का मान हमने ये निकाला था इसको यहाँ F की जगह पर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और Q नॉट ऐसे लगा, तो Q नॉट से क्या हो जाएगा, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, यानी E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या निकल कर आ गई, वैद्युत क्षेत्र की, ये निकल कर आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R स्क्वायर। यदि माध्यम, ये देखिए परावैद्युतांक माध्यम दिया गया, अगर यदि माध्यम निर्वात और वायु का हो तो उसके लिए K का मान 1 लगाते, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, उसके लिए K का मान 1 रख देंगे, ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, वैसे लिख रहा होगा आगे, देखो ये लिख रहा है, यदि माध्यम
वायु या निर्वात हो तो के का मान कितना रख देंगे हम 1 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताई थी आ जाएगी। ठीक है, इसको भी समझ लेते क्या है। ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी r, स्मॉल r कर लेना इसको, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ई व्युत्क्रमानुपाती 1/E अनुक्रमानुपाती 1/r²। यानी ये जो होती है ये होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के 1/r²। इससे देखिए हम क्या समझेंगे, यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन बन जाता है किसी बिंदु आवेश के कारण। देखिए यहाँ पर अगर हम r के मान को बढ़ाते हैं, r का मान जब बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, इससे ये समझ जाएंगे आप। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसमें किसी बिंदु आवेश के कारण E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। और डेरिवेशन जो कराऊंगा मैं आपको नोट डाउन मतलब रेशो उस पर लिख कर समझाऊंगा। ठीक है, पीडीएफ की क्लास में आज ये वाली है, जिसमें और अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूँ। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। ठीक है, अगली वाली तो आप मेरी क्लास को तो वैसे शुरू से ही देखते हुआ चले, आपको तभी बेहतर समझ में आएगा अगर जब आप डेली क्लास लेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना या ऐसा निकाय है जिससे समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इन्होंने ये बोला है उनका परिमाण तो समान होता है दोनों आवेशों का, लेकिन प्रकृति कैसी होती है, उनकी विपरीत होती है। ठीक है, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसी को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ये अमोनिया। ठीक है, ये दे दिया, ये सब क्या वैद्युत द्विध्रुव है सब। ठीक है, अगला आगे देखते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। इन्होंने बोला है आवेश और उसके बीच की जो अल्प दूरी होगी यानी 12, इसके गुणनफल को ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देंगे, यानी P कह देंगे, यानी P बराबर होता है Q/12। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना लिया। देखिए यहाँ पर परिमाण दोनों का सेम है, ये Q आगे दोनों का। ठीक है, दोनों का परिमाण सेम है, लेकिन प्रकृति कैसी, ये माइनस का है और ये कैसा है, देखो ये प्लस का है। दोनों की प्रकृति कैसी होगी, अलग अलग है। दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी है इनके बीच की, 12 है। ये 12 जो है यहाँ पर अल्प दूरी है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी ये ए और ये बी क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो वायु या निर्वात में अल्प दूरी 12 पर रखे हैं, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, आवेश गुणा में अल्प दूरी, यानी P वेक्टर बराबर Q/12 वेक्टर। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी याद रखें, ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, यानी कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी विमा आ गई। देखिए यहाँ पर ये इसकी विमा आ गई, इसकी विमा क्या हो गई, देखिए आ गई इसकी विमा LT आ गई। ठीक है, और अगली क्लास जो देखिए स्टूडेंट में, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी अगली क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है, जिसमें मैं आपको देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस व्यंजक को मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और स्टूडेंट मैंने कहा है आपसे, अगर क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, और आज की इस क्लास के जो नोट्स हैं, जो PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो मैंने आपको कराया है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।